हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्रीजी पाठशाला। मैं हूं आयुष श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस पॉलिटी के लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटी का नया चैप्टर, जो कि था हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। इसमें हमने कई एक्ट जाने थे। आज फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, जिसमें हम और भी कई एक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 1858 के बारे में। ये जो एक्ट था वो कब आया था? वो आया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं या सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये था इस एक्ट का कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको क्या टाइटल दिया गया? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव होता था? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है। फिर इसके बाद एक नई ऑफिस क्रिएट की गई, जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक नई ऑफिस क्रिएट की गई जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कंप्लीट अथॉरिटी रखती थी पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। और किसको रिस्पॉन्स करती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कि कंट्रोल रखती थी, कंप्लीट अथॉरिटी थी इसकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स किसको करती थी? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एक 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी, सेक्रेटरी को असिस्ट की करती थी। ठीक है। एडवाइस किया करती थी, असिस्ट किया करती थी। क्राउन हैड अ पावर टू नॉमिनेट 8 मेंबर्स। अभी जो 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, इसमें से 8 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो पावर था वो किसके पास था? क्राउन के पास था। 8 मेंबर्स, याद रखना इस बात को। 8 मेंबर्स को असिस्ट करने का पावर, नॉमिनेट करने का पावर, सॉरी, किसके पास था? क्राउन के पास था। अब हम देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया और करेंट इंडिया। तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया के समय में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें गवर्नर जनरल रहते थे। ठीक है। लेकिन अभी के समय में यदि हम देखें तो पावर किसके हाथ में रहती है? पीएम के हाथ में रहती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ। जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी, वो एक टाइप की जॉइंट कंसल्टेटिव बॉडी होती थी, जो कि असिस्ट और एडवाइस करती थी किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है। गवर्नर जनरल को एडवाइस किया करती थी। यहाँ पर अभी के समय क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो कि एंजॉय करते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी अलग अलग मिनिस्ट्री है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या है ना, गवर्नमेंट को स्मूथली रन करवाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में कब? कब किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था। कौन से एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इसके बाद चलते आगे। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या था इस एक्ट में? बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या हुआ था कि इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी, जो इंडियंस थे उनको भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ले लिया गया लॉ मेकिंग की प्रोसेस में, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, ठीक है, चांस दिया गया, बट पावर्स वर लिमिटेड। लेकिन जो पावर्स थी वो क्या लिमिटेड थी, और वो ना तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे, कोई ना तो कोई क्वेश्चन कर सकते थे और ना ही कोई प्रपोजल दे सकते थे। पार्टिसिपेट को तो करने दिया था, लेकिन उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी इंडियंस के पास कि वो कोई क्वेश्चन कर सके और या फिर कोई प्रपोजल दे सके। जो वॉइस रॉय थे वो नॉमिनेट करते थे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इसलिए अपनी काउंसिल को एक्सपेंड करने के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वो किया करते थे नॉमिनेट। वॉइस रॉय ने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था अपने, जो कि थे राजा ऑफ बनारस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, महाराजा ऑफ पटियाला, इसके बाद सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव, ये, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस जो थी डिसेंट्रलाइजेशन की, वो रिस्टोर की गई लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को क्या किया गया, इनिशिएट किया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, और एक रैंक बनाई गई कैबिनेट सेक्रेटरी की, कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक बनाई गई। पोर्टफोलियो सिस्टम, मिनिस्ट्रियल और या डिपार्टमेंटल सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। अभी मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है वो, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर। इसमें क्या था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे वो क्या है इंक्रीज कर दिए गए, और पावर ऑफ डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, और जो पावर थी डिस्कस बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चन आस्किंग की, वो एग्जीक्यूट को दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कांग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेटिव इंक्रीज। कांग्रेस की डिमांड पर क्या हुआ कि जो इंडियंस को जो पार्टिसिपेशन की पावर है वो मिली लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना। इलेक्शन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्शन को हेल्ड करवाया गया। इलेक्शन राइट्स जो थे वो अनइक्वल थे और लिमिटेड थे, किसके बेस पर, प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेस पर। कहने का मतलब ये है जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है या जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको कुछ ज्यादा राइट्स दिए जाते थे इलेक्शन के लिए, और जो कम पढ़ा लिखा है या जो कुछ नहीं जानता या जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसको कम राइट्स मिलते थे एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि ज्यादा पढ़े होते थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती थी। आज के समय में किस बेस पर होता है, आज के समय में इलेक्शन होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जिसमें जो इलेक्शन होते हैं वो किस बेस पर कराए जाते हैं, जो मतलब वोटिंग, वोट करने जाते हैं जो वोटर्स, वो या तो 18 ईयर्स के होने चाहिए या उससे एबव होने चाहिए, वही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो एक्ट है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर बेस्ड था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर बेस्ड था। इंट्रोडक्शन टू सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को बनाया। मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट किए गए मुस्लिम वोटर्स के लिए, ठीक है। और थ्रू दिस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी की वजह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी
लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको हिंदी में बोला जाता है फूट डालो राज करो नीति। भारत को बांटने की शुरुआत, धर्म और जाति के आधार पर बांटने की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, वैसे हो तो पहले ही चुकी थी, पर लेकिन ये जो है एक ऑफिशियल कदम था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब देखिए, इलेक्शन जो होते हैं वो आज के समय में इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो क्या दे सकता है, अपना वोट को कास्ट कर सकता है, दे सकता है। सिर्फ SC ST के लिए कुछ रिजर्व सीटें रखी गई हैं, जो कि जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए थोड़ी सी रिजर्व सीटें रखी गई हैं, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको राइट दिए गए बजट प्रपोजल पर डिस्कस करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी मैटर पर, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का होता था, किसी भी मैटर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्या दिए गए, राइट्स दिए गए। ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो वो थी, नंबर्स थे, उनको इंक्रीज किया गया। पहले जो थे वो 15 मेंबर्स थे, जिसमें से 8 नॉमिनेट किए जाते थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और पहले क्या हुआ था, 3 मेंबर्स रखे गए थे नॉन ऑफिशियल, जिसमें हमने पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया गया था ब्रिटिश वॉइसरॉय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव था इंडियाज नेशनल मूवमेंट का, उसको स्टेब्लिश किया गया वन नेशन। क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था हमारा वन नेशन का, एक राष्ट्र चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। ठीक है, सॉरी, फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसकी डिमांड होती उठी किस लिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, हमको सभी एस्पेक्ट्स में क्या चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इंडिया की क्या डिमांड थी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की, सेल्फ रूल की और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, तो ये इंडियाज की डिमांड थी, इंडियंस की डिमांड थी। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। दिस एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिकॉर्ड भी, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे, सेक्रेटरी थे किसके, स्टेट फॉर इंडिया। और चेम्सफोर्ड कौन था, वॉइसरॉय था इंडिया का। ठीक है, फेमस स्टेटमेंट है मॉन्टेग्यू के कि इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन, डेवलप एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। इंडियन पार्टिसिपेशन का जो नंबर है वो इंक्रीज किया जाए और डेवलपमेंट जो है डेवलप किया जाए एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, प्रोविंशियल लेवल पर। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म, बाइक मतलब होता है दो, तो दो हाउसेस का क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया किसमें, पार्लियामेंट में, लोकसभा, सॉरी, लेजिस्लेटिव में लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एज सेकंड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर। काउंसिल ऑफ स्टेट का क्रिएशन किया गया सेकंड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर में। अब बात आती है, इसमें हम डिफरेंस समझते हैं कि ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दोनों ही सेपरेट होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट में फंक्शंस तो सेपरेट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सेपरेट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा।
इसके बाद आता है नेक्स्ट, साइमन कमीशन, जो कि बनाया गया था। साइमन कमीशन कब? 1927 में फॉर्म किया गया था साइमन कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपॉइंट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए गए 7 मेंबर्स इसमें अपॉइंट किए गए थे कमीशन में, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। इसके बेस पर क्या किया गया था? अपॉइंट किए गए थे। चेयरमैनशिप जो थी इसकी, वो किसने की थी? सर जॉन साइमन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। ठीक है। वाइड अपोजिशन ऑफ दिस कमीशन, इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ, अपोज किया गया, क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात थी ये, इसीलिए इसका क्या नहीं क्या हुआ था, बहुत ज्यादा अपोज हुआ था। इट रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, इसने क्या किया? डायरकी को एबॉलिश किया। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और बोला कि प्रोविंशियल लेवल पर एक्सटेंशन किया जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस्टेब्लिशमेंट किया जाए किसका? फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, प्रिंसली स्टेट्स, और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कंटिन्यूएशन किसका हो? कम्युनल इलेक्टोरेट का हो। डुअल गवर्नमेंट को क्या किया जाए? एंड किया जाए प्रोविंशियल लेवल पर। मेजोरिटी वोट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो मतलब जिसको मेजोरिटी वोट मिले वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। और प्रोविंशियल असेंबली का क्या हो? साइज को इंक्रीज किया। ये इसकी डिमांड थी। ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। सबसे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जिसमें हमने पढ़ा कि जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एक्ट है वो किस वजह से आया था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 की वजह से। इसको हम इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड म्यूटिनी भी बोला जाता है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी किसको? टेरिटरीज इन इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इसमें क्या बोला गया था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला गया था, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता था किसका? क्राउन का। एक नया ऑफिस फॉर्म किया गया जिसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। जो कि कंप्लीट अथॉरिटी रखता था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, और रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। रिस्पॉन्स करता था किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, जिसमें जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होती थी, सेक्रेटरी को असिस्ट करती थी। जो क्राउन होता था उसके पास पावर थी कि इस काउंसिल के 8 मेंबर्स को वो क्या कर सके? अपॉइंट कर सके। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1857 में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की इसमें शुरुआत हुई थी। और इंडियंस को क्या किया गया था? लॉ मेकिंग प्रोसेस में भागीदार बनाया गया था, पार्टिसिपेशन इसमें मिला था। लेकिन जो पावर्स थी इंडियंस की वो बहुत लिमिटेड थी, उनको कोई भी पावर नहीं दी गई थी क्वेश्चन पूछने की, या किसी भी प्रपोजल को या सजेशन देने के लिए, किसी भी मैटर का कोई भी पावर नहीं थी। वॉइस रॉय ने 3 इंडियंस को वॉइस रॉय क्या कर सकता था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को उसने अपनी काउंसिल बनाने के लिए वो करना चाहते थे अपॉइंट। तो वॉइस रॉय ने 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के लिए। रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी को इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम, डिपार्टमेंटल सिस्टम या मिनिस्ट्रियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या होता है कि जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको इंक्रीज किया गया, और पावर ऑफ डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन, जो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछना है या कोई डिस्कस करना है बजट को, तो वो भी पावर्स दिए गए। जो कांग्रेस की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या किया गया? जो पार्टिसिपेशन था इंडियन का, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज किया गया। इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्टली कब? इसी एक्ट के माध्यम से। इलेक्शंस राइट्स जो थे वो अनइक्वल थे और लिमिटेड थे। किसके बेस पर थे? प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेस पर।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 आता है इसके बाद, जो कि कहता है कि ये जो एक्ट था वो कि वो जो है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के बेस पर था। तो इंट्रोडक्शन था किसका, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का वो हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। मुस्लिम मेंबर्स थे, वो मुस्लिम वोटर्स को ही वोट देंगे, ऐसा कहा गया। और इसी से ही स्टार्ट होती है हमारी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें बजट प्रपोजल और आस्क क्वेश्चन आस्किंग करने का पावर दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर भी बढ़ाए गए। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जो कि था मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेस पर। ठीक है। इसमें क्या आया था, मॉन्टेग्यू के फेमस स्टेटमेंट की जो इंडियन पार्टिसिपेशन है वो हमको बढ़ाना चाहिए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी बढ़ाने चाहिए। डायरकी सिस्टम का प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोडक्शन हुआ। और बाई कैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेशन में। इसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927 में, जिसमें 7 मेंबर्स की जो कमीशन थी वो बनाई गई, किसके बेस पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेस पर। फिर इसके बाद इसका बहुत ज्यादा अपोज हुआ इंडियन मेंबर्स के तरफ से, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि एवोल्यूशन ऑफ डायरकी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट होनी चाहिए। डुअल गवर्नमेंट को एंड करना चाहिए प्रोविंशियल लेवल पर, ऐसा कहा गया था। मेजोरिटी वोट को ही, जिसको जिस जिस व्यक्ति मतलब जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिले वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जो कि आज होता है। और साइज ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।